नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्ते, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करके डेटा एनालिसिस के इंट्रोडक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी सैंपल कंपनी से सेल्स डेटा पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिक डेटा विश्लेषण कैसे करें और हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल के उपयोग के साथ साथ प्रोवाइड किए गए डेटा से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए फंक्शन और पाइवोट टेबल के उपयोग के बारे में जानेंगे। मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल जीवन दोनों में मैंने पाया कि एक्सेल एनुअल बजट जैसी चीजों को ऑर्गेनाइज करने, कई लोगों की टीमों के साथ कार्य परियोजनाएं विकसित करने के लिए एक अमूल्य टूल है और अक्सर मैं ऐसे डेटासेट के साथ काम करता हूं जिन पर मैं बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को क्विक और आसान तरीके से प्राप्त करने के लिए एनालिसिस करना चाहता हूं। और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के डेटा एनालिसिस के लिए कई बहुत ही उपयोगी और लागू उपकरण हैं जिनके बारे में हम इस परियोजना में जानेंगे। हम जो डेटा एनालिसिस करेंगे उसके लिए हम एक तैयार स्प्रेडशीट के साथ काम करेंगे जिसमें एक नमूना कंपनी से बिक्री डेटा शामिल है जो अन्य कंपनियों और संगठनों को कार्यालय की कुर्सियां बेचती है। आपको बिक्री डेटा एनालिसिस नामक फाइल मिलेगी जिसे हम सीधे एक्सेल में खोलेंगे। यहाँ उस डेटा की एक छोटी सी झलक दी गई है जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 से एक्सेल के एक फ्री ऑनलाइन वर्जन का उपयोग करेंगे। आप देखेंगे कि आपका ब्राउज़र फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन पेज पर खुल गया है। यदि आपके पास पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो आप लॉग इन करने के लिए अपने अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो बस फ्री साइन अप पर क्लिक करें। यह सबसे पहले आपसे अपना ईमेल पता लिखने और अपने नए अकाउंट के लिए पासवर्ड चुनने के लिए कहेगा। और यह ईमेल एड्रेस आपका नॉर्मल ईमेल हो सकता है, यह माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक ईमेल नहीं होना चाहिए। इसके बाद ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल पर एक कोड भेजा जाएगा। वीडियो को रोकें और अपना अकाउंट बनाने और लॉग इन करने के लिए कुछ समय लें और जब आप यह स्टेप पूरा कर लें तो वापस आएं। बढ़िया। अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपको अपने होम पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा और यहां आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिलेगा जिन पर आप काम कर रहे होंगे। यहां आप अपने डिवाइस से डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं। और फिर यहां स्क्रीन के लेफ्ट और मेनू बार पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे डिफरेंट ऑफिस प्रोग्राम के लिंक हैं और आप अपने OneDrive पर भी जा सकते हैं जो आपका क्लाउड है जहां आप अपने द्वारा काम किए जा रहे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। चूंकि हम सेल्स डेटा के साथ एक तैयार स्प्रेडशीट का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका हम एनालिसिस करेंगे, हमें पहले फाइल को अपने क्लाउड पर अपलोड करना होगा। हम इसे सीधे इस लिंक से कर सकते हैं जहां यह कहता है अपलोड करें और खोलें, या आप अपने OneDrive पर जा सकते हैं और यहां आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने क्लाउड तक एक्सेस प्राप्त होगा। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हम इसे एक्सेस करें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहां एक नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जहां यह कहता है फाइल अपलोड करें और फिर हम प्रोजेक्ट फाइलों में डबल क्लिक करके फाइल तक पहुंच पाएंगे और आपको बिक्री डेटा एनालिसिस नामक यह डॉक्यूमेंट दिखाई देना चाहिए और ओपन पर क्लिक करें। और अब आप देखेंगे कि फाइल ऑटोमेटिकली रूप से एक एक्सेल फाइल के रूप में अपलोड हो गई है।
तो जिस फाइल पर हम काम करेंगे उसे खोलने के लिए आप डबल क्लिक करेंगे और यह सेल्स डेटा एनालिसिस नामक फाइल है और यहाँ हमारे पास स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑनलाइन वर्जन का उपयोग करने के बारे में एक बहुत ही सुविधाजनक बात यह है कि फाइल में किए गए कोई भी परिवर्तन ऑटोमेटिकली रूप से सेव हो जाते हैं, इसलिए हमें चेंजेस को खोने या मैन्युअल रूप से चेंजेस को सेव करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब जब आपने फाइल खोल ली है तो आप वह डेटा देख सकते हैं जिसके साथ हम काम करेंगे। डेटा 2020 की पहली छमाही के दौरान डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ऑफिस चेयर्स की सेल्स को ट्रैक करता है। इसलिए प्रत्येक सेल या ऑर्डर के लिए हमारे पास तारीख और महीना है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स अपने एरिया के साथ, हमारे पास एक कस्टमर आईडी भी है और फिर उस ऑर्डर में बेची गई चेयर्स के लिए हमारे पास मॉडल और रंग के साथ साथ एक आइटम कोड, बेची गई यूनिट्स की संख्या, प्रति यूनिट मूल्य और उस सेल के लिए कुल इनकम है। जबकि डेटा बहुत गड़बड़ नहीं दिखता है, हम यह स्पेसिफाई करके शुरू करने जा रहे हैं कि डेटा एक टेबल का हिस्सा है और इससे डेटा को सॉर्ट करना और बाद में फिल्टर का उपयोग करना बहुत आसान हो जाएगा और साथ ही इंफॉर्मेशन को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। टेबल से पूरे डेटा को हाईलाइट करने के लिए हम सेल A4 से लेकर सेल तक मैन्युअल रूप से हाईलाइट कर सकते हैं। मैं सेल L84 तक बहुत नीचे चला गया। या एक और छोटी सी तरकीब है जो यह है कि हम टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक कर सकते हैं। मैं बस सेल A4 पर क्लिक करूंगा और फिर Ctrl A टाइप करूंगा और फिर एक्सेल अपने आप ही उन सभी सेल को हाईलाइट कर देगा जो टेबल का हिस्सा हैं। और फिर इस डेटा को टेबल में बदलने के लिए हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और फिर यह पुष्टि करेगा कि आपके टेबल का डेटा A4 से L84 तक की रेंज में है। और फिर आप यह निर्दिष्ट करना चाहते हैं कि आपके टेबल में हेडर हैं ताकि यह जान सके कि आपके टेबल की पहली पंक्ति हेडर के लिए है और ओके पर क्लिक करें। अब जब डेटा को टेबल में बदल दिया गया है तो आप देखेंगे कि सेल का प्रारूप थोड़ा बदल गया है। टेबल की हर पंक्ति बैंडेड है जो इसे पढ़ने में थोड़ा आसान बनाती है। और फिर एक बढ़िया बात यह है कि जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि कॉलम के शीर्षक हमारी टेबल के हेडर में बदल गए हैं, जो बहुत बढ़िया है ताकि हमें यह अनुमान न लगाना पड़े कि जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कॉलम का क्या मतलब है। खैर, यह चरण इस कार्य को पूरा करता है। इस कार्य में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 खाता कैसे सेट अप करें, हमारे OneDrive तक पहुंचें और ड्राइव पर फाइल अपलोड करें और साथ ही फाइल खोलें। आपने यह भी सीखा कि डेटा को टेबल में कैसे बदला जाए। आपका स्वागत है। इस कार्य में आप सीखेंगे कि इफ फंक्शन का उपयोग करके कुछ डेटा माइनिंग कैसे करें। डेटा माइनिंग के पीछे का विचार यह है कि आप अपने पास पहले से मौजूद डेटा लेते हैं और उससे नया या अतिरिक्त डेटा बनाते हैं। डेटा माइनिंग के रूप में आप अलग अलग फंक्शन और विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य फंक्शन जिसका उपयोग किया जाता है वह है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का उपयोग करते समय हम डेटा के बारे में एक प्रश्न पूछ रहे होते हैं और फिर हमें दो उत्तर मिलते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्रश्न के लिए उत्तर सही होगा या गलत। उदाहरण में जाने से पहले आइए पहले पिछले कार्य से लागू किए गए फिल्टर को हटा दें ताकि हम सभी बिक्री दिखा सकें। हम बिक्री प्रतिनिधि कॉलम पर जाएंगे और फिर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और सभी बिक्री को फिर से दिखाने के लिए सभी का चयन करेंगे। आइए देखें कि हम एक उदाहरण के साथ इफ फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे जो समझने में आसान होगा। मान लीजिए कि जब किसी ऑर्डर में 20 या उससे ज्यादा कुर्सियां होती हैं तो क्लाइंट को 5% थोक छूट मिलती है। हम सबसे पहले यह पता लगाना चाहते हैं कि किस बिक्री में 20 या उससे ज्यादा कुर्सियां थीं, ताकि यह पता चल सके कि हमें छूट को बिक्री पर लागू करना है या नहीं।
हमारी तालिका में हम एक नया कॉलम जोड़ने जा रहे हैं जिसे हम छूट कहेंगे और हम इसे कुल कॉलम के दाईं ओर कर सकते हैं। कॉलम M में हम हेडर डिस्काउंट के रूप में लिखेंगे और एंटर दबाने के बाद एक्सेल स्वचालित रूप से पहचान लेगा कि हम अपनी तालिका में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ रहे हैं। हम इस कॉलम को थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं और इसलिए इस कॉलम में हम नहीं के लिए N रखने जा रहे हैं यदि बिक्री में थोक छूट नहीं है, क्योंकि 20 से कम कुर्सियां थीं। यहाँ के लिए Y उन बिक्री के लिए जिसमें 20 से अधिक कुर्सियां थीं और थोक छूट होगी। हम इसे इफ फंक्शन के साथ करने जा रहे हैं। सेल M5 में हम अपने इफ फंक्शन से शुरू करने जा रहे हैं। हर फंक्शन की तरह हम बराबर चिन्ह से शुरू करते हैं और फिर हम इफ टाइप करेंगे और यहां आपको एक्सेल के अलग अलग इफ फंक्शन की सूची दिखाई देगी। हम सिर्फ नियमित इफ फंक्शन का उपयोग करने जा रहे हैं और यहां एक छोटी सी तरकीब यह है कि हम टैब पर क्लिक कर सकते हैं और एक्सेल हमारे फंक्शन के लिए कोष्ठक खोल देगा और सूचीबद्ध करेगा कि हमें कोष्ठक के अंदर क्या शामिल करना है। हमारे पास तार्किक परीक्षण है, जो वह प्रश्न है जिसका हम उत्तर दे रहे हैं कि यदि बिक्री में 20 से अधिक कुर्सियां या 20 कुर्सियां या उससे अधिक थीं, तो हम उत्तर के रूप में क्या मान चाहते हैं। यदि यह सत्य था जो हमारे मामले में हाँ के लिए Y है और यदि शर्त गलत है तो मान जो इस मामले में नहीं के लिए N है। आइए अपना फंक्शन लिखें ताकि हम यह जांच सकें कि क्या सेल J5 20 से अधिक या बराबर है। हम सेल J5 पर क्लिक करेंगे, फिर हम पूछेंगे कि क्या यह 20 से अधिक या बराबर है। फिर हम सत्य स्थिति के लिए प्रतिक्रिया के रूप में Y चाहते हैं और चूंकि हम एक पाठ प्रतिक्रिया के लिए पूछ रहे हैं, इसलिए हमें उद्धरणों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए उद्धरणों के भीतर Y और फिर अल्पविराम N यदि यह गलत है और फिर हम कोष्ठक बंद कर देंगे और हम एंटर दबाएंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण लिखने के बाद यह तालिका के शेष कक्षों को स्वतः भर देता है। और आइए जांचें कि क्या यह समीकरण काम करता है। पहले मामले में हमारे पास N है क्योंकि उस पहले सेल में बेची गई कुर्सियों की संख्या 15 थी जो 20 से कम है, लेकिन फिर दूसरे में हमारे पास Y है क्योंकि 22 कुर्सियां बेची गईं जो 20 से अधिक या बराबर है, इसलिए यह काम करता है। बहुत बढ़िया। इसे देखना आसान बनाने के लिए हम शायद सेल के बीच में टेक्स्ट को संरेखित कर सकते हैं। इसलिए आइए पूरे M कॉलम को हाईलाइट करें और फिर हम अपने टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित कर सकते हैं ताकि हम N और Y को देख सकें। और अब इसके साथ हम जानते हैं कि किन सेल में थोक छूट होगी और किन सेल में नहीं, और हम चाहें तो डेटा को फिल्टर करके केवल छूट वाली सेल दिखा सकते हैं। अब इस उदाहरण के साथ इसे थोड़ा और अभ्यास करने के लिए जारी रखें। छूट वाली सेल और न वाली सेल को सूचीबद्ध करने के बजाय मान लें कि हम वास्तव में सेल के लिए अंतिम मूल्य की गणना करना चाहते हैं, केवल उन बिक्री पर छूट लागू करना चाहते हैं जिनमें 20 या अधिक कुर्सियां थीं। हम इसे इफ फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। हम कॉलम N पर एक नया कॉलम बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा दाईं ओर खींचूंगा और हम इस नए कॉलम को उदाहरण के लिए अंतिम मूल्य नाम देने जा रहे हैं। हम एंटर पर क्लिक करेंगे और यह फिर से पहचान लेगा कि यह हमारी तालिका का एक नया कॉलम है और इफ फंक्शन का उपयोग करने के लिए हम पिछली बार की तरह ही शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए बराबर इफ कोष्ठक खोलने के लिए टैब दबाएं और हमारे मामले में तार्किक फंक्शन वही है जो हमारे पास पहले था, जहां हम पूछ रहे हैं कि क्या J5 20 से बड़ा या बराबर है। लेकिन अब प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक जटिल है, क्योंकि यदि यह सत्य है तो हम छूट को उस कुल मूल्य पर लागू करना चाहते हैं जिसकी हमने गणना की है, और 20 या अधिक कुर्सियों की बिक्री के लिए अंतिम मूल्य इस प्रारंभिक कुल का 95% होगा जिसकी हमने गणना की है, जो कि 5% की छूट लागू करेगा।
इसलिए 100 में से 5 घटाने पर हमें 95 प्राप्त होगा। तो 95% को दशमलव के रूप में करने के लिए 0.95 है और हम इसे गुणा करने जा रहे हैं। इसलिए हम एक तारांकन चिन्ह का उपयोग करेंगे और फिर इसे उस कुल से गुणा करेंगे जिसकी हमने पहले गणना की थी। अतः यदि हमारा उत्तर सत्य है तो यह L5 का 0.95 गुना होगा, किंतु यदि यह असत्य है तो हम छूट लागू नहीं करना चाहते, इसलिए हम अल्पविराम लिखेंगे और असत्य के लिए हमारे पास केवल कक्ष L5 होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस पर छूट लागू हो और फिर हम कोष्ठक बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे और यह स्तंभ के शेष कक्षों को स्वतः भर देगा। और अब हम इसकी जांच कर सकते हैं। इसलिए उन सभी बिक्री के लिए जिनमें छूट नहीं थी, अंतिम कीमत कुल के समान होनी चाहिए। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारी पहली बिक्री के लिए, लेकिन दूसरी बिक्री के लिए जिसमें छूट थी, अंतिम कीमत आप देख सकते हैं कि यह हमारे आरंभिक कुल से थोड़ी कम है, जिसका अर्थ है कि 5% की छूट लागू की गई है। अब हम कुल कॉलम को हाईलाइट करके और यह बताकर इस कॉलम को फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमारे पास इस कॉलम में मुद्रा है, और अब हम देख सकते हैं कि यह US डॉलर में बदल गया है। और चूंकि वे बहुत बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए हम दशमलव के बाद 0 को हटा सकते हैं। 2 बार घटाए दशमलव आइकन पर क्लिक करके, और अब हमारे पास अंतिम मूल्य के साथ हमारे नए कॉलम के लिए वेलकम। इस वीडियो में आप सॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जब आपने अपने डेटा को टेबल में बदल दिया है, तो सबसे पहले आपको टेबल की कुछ श्रेणियों के आधार पर डेटा को फिर से व्यवस्थित करना होगा। डेटा वर्तमान में ऑर्डर सबमिट किए जाने की तिथि के आधार पर व्यवस्थित है। हालांकि आप शायद बिक्री प्रतिनिधि द्वारा डेटा को व्यवस्थित करना चाहें, उदाहरण के लिए, ताकि आप प्रत्येक विक्रेता द्वारा की गई बिक्री के बारे में जानकारी देख सकें। डेटा को टेबल में बदलने से यह चरण वास्तव में आसान हो जाता है। प्रत्येक हेडर के दाईं ओर आपको एक ड्रॉप डाउन तीर दिखाई देगा जो हमें इन हेडर के आधार पर जानकारी को सॉर्ट करने और डेटा को फिल्टर करने की अनुमति देगा। इसलिए उदाहरण के लिए, बिक्री प्रतिनिधि द्वारा डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम बिक्री प्रतिनिधि हेडर के दाईं ओर ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसे वर्णमाला क्रम में सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट A से Z का चयन करेंगे। इसलिए जब हम इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा को बिक्री प्रतिनिधि के वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया गया है, जो एमी ब्राउन से शुरू होता है, उसके बाद डेविड गार्सिया और इसी तरह। और यहां आप यह भी देख सकते हैं कि प्रत्येक बिक्री के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी इसके साथ पुनर्व्यवस्थित की गई थी। और जब इस तरह का डेटा सेट होता है तो पहला कॉलम होना वास्तव में उपयोगी होता है, जो केवल उस मूल क्रम को सूचीबद्ध करता है जिसमें जानकारी सूचीबद्ध की गई थी, ताकि हम हमेशा वापस जा सकें और डेटा को फिर से व्यवस्थित कर सकें जैसा कि इसे मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था। तो ऐसा करने के लिए हम पहले कॉलम के आरोही क्रम में डेटा को सॉर्ट करेंगे, जिसे नंबर या अंक कहा जाता है। और इसलिए हम इस कॉलम के लिए ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे और फिर हम सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सॉर्ट का चयन करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक्सेल पहचानता है कि यह एक संख्यात्मक कॉलम है। तो इस मामले में हम सबसे छोटे मूल्य से सबसे बड़े मूल्य तक सॉर्ट कर रहे हैं। और ऐसा करके हम अब उस मूल क्रम में वापस आ गए हैं जिसमें हमारा डेटा था। सॉर्टिंग के समान एक और उपयोगी उपकरण फिल्टरिंग है, और यह हमें केवल विशिष्ट डेटा पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जबकि डेटा को फिल्टर करते हुए जिसे हमें किसी निश्चित समय पर देखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आप कंपनी के उत्तरी क्षेत्र के लिए बिक्री प्रबंधक हैं और केवल उन बिक्री को देखना चाहते हैं जो उत्तरी डिवीजन का हिस्सा हैं।
इस मामले में क्षेत्र कॉलम पर फिल्टर लागू करना उपयोगी होगा। डेटा को तालिका में बदलने से प्रत्येक हेडर के लिए फिल्टर पहले से ही बनाए गए हैं और हम स्वचालित रूप से ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर फिल्टर का चयन कर सकते हैं। और यहां हम देख सकते हैं कि हम चुन सकते हैं कि हम कौन सा डिवीजन या कौन सा क्षेत्र दिखाना चाहते हैं। तो हम उन सभी को हटाने के लिए पहले सभी का चयन करें पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उत्तर पर क्लिक कर सकते हैं और फिर उस फिल्टर को लागू कर सकते हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि हम केवल उन बिक्री को दिखा रहे हैं जो उत्तरी डिवीजन का हिस्सा बनाने वाले प्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। और फिल्टर लागू होने के बाद हम वास्तव में कुछ त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम उत्तरी डिवीजन द्वारा की गई बिक्री से कुल राजस्व की गणना करना चाहते हैं, तो हम कुल कॉलम से कोशिकाओं को हाईलाइट कर सकते हैं, तो L5 से लेकर अंतिम तक। और यहां नीचे दाएं कोने में हम इस डेटा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास औसत है, हमारे पास गिनती है जो हमें बताती है कि कितनी बिक्री हुई, और फिर हमारे पास $1,79,065 की कुल राशि है, जो वह जानकारी है जो हम चाहते थे। अब यदि हम पूरे डेटा सेट को फिर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में क्षेत्र श्रेणी पर मौजूद फिल्टर को हटाना होगा। आप देखेंगे कि जब किसी श्रेणी पर फिल्टर लगाया जा रहा है, क्योंकि आइकन ड्रॉप डाउन तीर से फनल में बदल जाता है, जो फिल्टरिंग के लिए आइकन है। इसलिए फिल्टर हटाने के लिए हम उस आइकन पर फिर से क्लिक करेंगे, फिल्टर पर जाएंगे और अब हम उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों से बिक्री दिखाने के लिए सभी का चयन करना चाहेंगे और ठीक क्लिक करेंगे। आइए डेविड गार्सिया द्वारा की गई बिक्री के लिए कुल राजस्व की गणना करने का अभ्यास करें और यह भी गणना करें कि उन्होंने कुल कितनी कुर्सियां बेचीं। आप फिल्टरिंग टूल का उपयोग करना चाहेंगे और फिर स्क्रीन के निचले दाएं कोने में दी गई त्वरित जानकारी का संदर्भ लेंगे जब आपके पास डेविड गार्सिया द्वारा की गई बिक्री फिल्टर होगी। आपने सबसे पहले डेटा को केवल डेविड गार्सिया द्वारा की गई बिक्री दिखाने के लिए फिल्टर किया होगा, ऐसा बिक्री प्रतिनिधि कॉलम में करते हुए। अब कुल राजस्व की गणना करने के लिए आप कुल कॉलम से बिक्री को हाईलाइट कर सकते हैं और हम यहां कुल योग प्राप्त कर सकते हैं, जो $71,040 है। फिर उनके द्वारा बेची गई कुर्सियों की कुल संख्या की गणना करने के लिए आप संख्या कॉलम को हाईलाइट करेंगे, आप उन कोशिकाओं को हाईलाइट करेंगे और फिर आप योग को देखेंगे, जो इस मामले में 253 कुर्सियां हैं। बहुत बढ़िया। खैर, यह चरण उस कार्य को पूरा करता है जहां आपने अपने डेटा को पुनर्व्यवस्थित करने और डेटा के बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करने के लिए सॉर्टिंग और फिल्टरिंग टूल का उपयोग करना सीखा था। आपका स्वागत है। इस कार्य में आप सीखेंगे कि विभिन्न वर्कशीट में स्थित तालिकाओं को कैसे जोड़ा जाए और लुकअप फंक्शन का उपयोग करके जानकारी कैसे खोजी जाए। आप स्प्रेडशीट पर देखेंगे कि ग्राहक जानकारी नाम की एक दूसरी वर्कशीट है, जो पहली तालिका में मौजूद ग्राहक आईडी नंबर को ग्राहक और क्लाइंट प्रतिनिधि की कंपनी के नाम से जोड़ती है। मान लीजिए कि पहली तालिका में आप एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ना चाहते हैं, जिसमें क्लाइंट आईडी के अलावा कंपनी का नाम भी शामिल हो। लुकअप फंक्शन का उपयोग करके हम वास्तव में इस जानकारी को देख सकते हैं, जो प्रत्येक बिक्री के लिए सूचीबद्ध ग्राहक आईडी को कंपनी के नाम से जोड़ती है। तो आइए देखें कि हम यह कैसे करेंगे। सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम डालने के लिए एक नया कॉलम जोड़ेंगे और उसे मॉडल कॉलम के बाईं ओर इस तरह रखेंगे कि वह ग्राहक आईडी के ठीक बाद हो। इसलिए हम कॉलम जी पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कॉलम्स चुनेंगे और इस नए कॉलम का नाम कंपनी का नाम रखेंगे। अब आइए लुकअप फंक्शन के बारे में जानें और जानें कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं।
हमारा लक्ष्य प्रत्येक बिक्री के लिए बताई गई क्लाइंट आईडी का उपयोग करके कंपनी का नाम डालना है। उदाहरण के लिए, चूंकि पहली बिक्री के लिए क्लाइंट आईडी 132 है, इसलिए अगर हम दूसरी वर्कशीट पर जाएं तो उसमें बंकिया की कंपनी का नाम दिखाई देना चाहिए और हम लुकअप फंक्शन के साथ ऐसा करने जा रहे हैं। प्रत्येक सेल के लिए इसे मैन्युअल रूप से करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए एक ऐसा फंक्शन होना उपयोगी है जो किसी अन्य वर्कशीट या उसी वर्कशीट से जानकारी खोज सके और उसे इस तालिका में ला सके। तो हम सेल G5 में लुकअप फंक्शन लिखकर शुरुआत करेंगे और जैसा कि हम सभी फंक्शन के साथ करते हैं, हम बराबर चिन्ह लुकअप से शुरू करते हैं और फिर जैसा कि हमने इफ फंक्शन के साथ किया था, हम कोष्ठक खोलने के लिए टैब दबा सकते हैं और अब देखते हैं कि हम अपने फंक्शन में क्या शामिल करना चाहते हैं। तो पहली चीज जो हमें शामिल करनी है वह है लुकअप मान, जो इस मामले में सेल F5 से ग्राहक आईडी नंबर है। तो आप F5 पर क्लिक करेंगे और यही वह चीज है जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें टेबल एरे चुनना होगा, यानी ये वो सेल हैं जहां हम जांचेंगे कि क्या हमें यह ग्राहक आईडी नंबर मिल सकता है और फिर हम इसे दूसरी वर्कशीट से जोड़ेंगे। तो अब हम दो अलग अलग वर्कशीट में स्थित दो अलग अलग टेबल्स की जानकारी को जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको बस दूसरी वर्कशीट पर जाना है और A4 से C12 तक के सेल को हाईलाइट करना है। तो हम इन सेल्स को दूसरी टेबल की सामग्री के साथ हाईलाइट कर रहे हैं और यहाँ ऊपर हम ट्रैक कर सकते हैं कि हम अपने फंक्शन में क्या शामिल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जब हमने इन सेल्स को हाईलाइट किया तो यह संदर्भित करता है कि ये सेल्स ग्राहक जानकारी वर्कशीट या टैब से संबंधित हैं। तो हमें दो अलग अलग वर्कशीट को संदर्भित करते समय कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यह स्वचालित रूप से पता लगा लेता है कि हम ग्राहक जानकारी वर्कशीट में हैं और अब इस रेंज के लिए हम इन सेल्स को एंकर करना चाहेंगे ताकि जब हम इस फॉर्मूले को कॉलम के दूसरे सेल्स पर लागू करें तो रेंज न बदले। हम A और 4 के आगे और फिर C और 12 के आगे डॉलर का चिन्ह लगाकर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का एक शॉर्टकट भी है जो आपके कीबोर्ड पर F4 का उपयोग करना है। तो F4 टाइप करके, जो मैं अभी करूंगा, आप देख सकते हैं कि इसने हमारे संदर्भ कक्षों के अक्षरों और संख्याओं के आगे डॉलर का चिन्ह जोड़ दिया है। इसलिए तालिका सारणी निर्दिष्ट करने के बाद आपको उस मान की संदर्भ तालिका से स्तंभ अनुक्रमणिका संख्या निर्दिष्ट करनी होगी जिसे आप लौटाना चाहते हैं। हमारी संदर्भ तालिका वही है जिसे हमने अभी हाईलाइट किया है और इसमें 3 स्तंभ हैं, जहां स्तंभ 1 ग्राहक आईडी है, स्तंभ 2 कंपनी का नाम है और स्तंभ 3 ग्राहक प्रतिनिधि का नाम है। तो हमारे मामले में हम 2 लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन कंपनी का नाम लौटाए। तो हमारे फॉर्मूले में टेबल एरे के बाद हम कॉमा 2 लगाएंगे और अंत में आपको एक सही या गलत स्टेटमेंट मिलेगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अनुमानित या सटीक मिलान चाहते हैं। ज्यादातर बार जब आप लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो सटीक मिलान देखने के लिए आप गलत लिखेंगे। तो यहाँ 2 के बाद एक कॉलम होगा जो फॉल्स होगा और हम अपने कोष्ठक बंद कर देंगे। अब कोष्ठक बंद करने के बाद हम अपना फॉर्मूला दोबारा जांच सकते हैं। तो हमारे पास F5 है, फिर डॉलर चिन्हों वाला सेल संदर्भ, फिर कंपनी के नाम के लिए कॉलम इंडेक्स संख्या 2 और कॉमा फॉल्स है क्योंकि हम एक सटीक मान खोज रहे हैं। अब हम एंटर दबा सकते हैं और आप देखेंगे कि यह हमें हमारी पहली वर्कशीट पर वापस ले गया है और इसने उन कंपनियों के नाम डाल दिए हैं जो हमारी तालिका के लिए अलग अलग ग्राहक आईडी से मेल खाते हैं। बहुत बढ़िया, अब इसका फिर से अभ्यास करते हैं, लेकिन इस बार क्लाइंट प्रतिनिधियों के नामों के साथ एक नया कॉलम जोड़ते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, लेकिन लुकअप फंक्शन द्वारा लौटाया जाने वाला कॉलम अलग होगा।
अगर आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं, तो वीडियो रोकें और क्लाइंट प्रतिनिधियों के नाम देखने के लिए लुकअप फंक्शन का उपयोग करें। आपको अभी-अभी बनाए गए कंपनी नाम कॉलम के दाईं ओर एक नया कॉलम जोड़ना होगा और काम पूरा होने पर वापस आना होगा। बढ़िया, चलिए देखते हैं। इस मामले में आपके पास बिक्री डेटा वर्कशीट की तालिका से ग्राहक आईडी के लिए F5 होगा। आपके पास सेल संदर्भ पहले जैसा ही है। अब केवल एक चीज बदली है, वह है कॉलम इंडेक्स नंबर 3, क्योंकि यह तीसरा कॉलम है जिसे हम प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। क्लाइंट प्रतिनिधि का नाम और फिर गलत की स्थिति। अब हम एंटर दबा सकते हैं और यह हमें हमारी तालिका में वापस ले जाएगा। इस उदाहरण के लिए आपको कंपनी का नाम नामक एक नया कॉलम जोड़ना चाहिए था और आपने सेल H5 में लुकअप फंक्शन लिखा होगा और आप देख सकते हैं कि इसने क्लाइंट प्रतिनिधि नामों के साथ का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने सीखा कि विभिन्न वर्कशीट में स्थित तालिकाओं को कैसे जोड़ा जाए और लुकअप फंक्शन का उपयोग करके जानकारी कैसे खोजी जाए। इस वीडियो में आप डेटा विश्लेषण की एक और रणनीति के बारे में जानेंगे, जो कि पिवट टेबल का उपयोग है। पिवट टेबल आपको अपने डेटा में तुलनाएं देखकर डेटा का सारांश और विश्लेषण करने की सुविधा देती हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले पूरी बिक्री तालिका को मैन्युअल रूप से हाईलाइट करना होगा या तालिका के किसी भी सेल पर क्लिक करके और फिर Ctrl A टाइप करके तालिका के सभी डेटा को अपने आप हाईलाइट करना होगा। फिर पिवट टेबल जोड़ने के लिए आपको रिबन में इंसर्ट पर जाना होगा और फिर पाइवोट टेबल चुनना होगा। यह आपसे तालिका या श्रेणी निर्धारित करने के लिए कहेगा, जो आप पहले ही कक्षों को हाईलाइट करके कर चुके हैं। फिर यह आपसे यह चुनने के लिए कहेगा कि आप पिवट तालिका रिपोर्ट कहाँ रखना चाहते हैं। मैं हमेशा नई वर्कशीट चुनने की सलाह देता हूं ताकि इसकी स्थिति वर्तमान वर्कशीट में पहले से मौजूद अन्य डेटा को प्रभावित न करे। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि बिक्री डेटा वर्कशीट के बाईं ओर एक नई वर्कशीट दिखाई देगी। अब जब हमारे पास नई वर्कशीट है, तो आइए पहली पिवट टेबल बनाएं। बाईं ओर आपको खाली पिवट टेबल दिखाई देगी और स्क्रीन के दाईं ओर आपको पिवट टेबल फीड्स नामक एक सेक्शन दिखाई देगा, जहां आप परिभाषित करेंगे कि आप अपनी पिवट टेबल पर कौन सी जानकारी प्लॉट करना चाहते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए आप श्रेणियों को फिल्टर, कॉलम, पंक्तियों या मानों के रूप में परिभाषित करेंगे। मान श्रेणी में आपके पास केवल संख्याएं होंगी। तो हमारे मामले में यह बेची गई कुर्सियों की संख्या के लिए इकाई कॉलम हो सकता है, या उदाहरण के लिए अंतिम मूल्य कॉलम। यदि किसी श्रेणी को स्तंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, तो वह पिवट तालिका में तालिका के स्तंभों के रूप में दिखाई देगी और यही बात पंक्तियों पर भी लागू होती है। फिल्टर के लिए इसका उपयोग कम ही होता है, लेकिन आप किसी श्रेणी को फिल्टर के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें से चुनने के लिए एक ड्रॉप डाउन मेनू हो। इसे एक उदाहरण से समझना शायद आसान होगा। कल्पना कीजिए कि आपका बॉस आपसे यह हिसाब लगाने को कहता है कि प्रत्येक सेल्स प्रतिनिधि ने साल के पहले 6 महीनों में कितनी बिक्री की। मूल्य अनुभाग में आप अंतिम मूल्य श्रेणी शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि यह थोक छूट के बाद प्रत्येक बिक्री से कुल लाभ दर्शाती है। और यह बात समझ में भी आती है क्योंकि उस अंतिम मूल्य श्रेणी में संख्याएं होती हैं, है ना? इसलिए हम उसे अपनी पिवट टेबल में शामिल करने के लिए मानों में ड्रैग करेंगे। फिर आप सेल्स प्रतिनिधि श्रेणी भी शामिल करना चाहेंगे, लेकिन यह कहाँ होनी चाहिए? खैर, अच्छी खबर यह है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप इसे पंक्तियों या स्तंभों में रख सकते हैं। प्रदर्शित जानकारी बिल्कुल वही होगी, लेकिन पिवट टेबल की व्यवस्था थोड़ी अलग होगी और हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो अगर हम सेल्स प्रतिनिधि श्रेणी लें और उसे कॉलम में खींचें,
तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक सेल्स प्रतिनिधि के लिए हमें उनकी बिक्री से होने वाली कुल आय का योग मिलता है। लेकिन हम सेल्स प्रतिनिधि को कॉलम की बजाय पंक्तियों में ले जा सकते हैं और हमें वही जानकारी मिलती है, बस व्यवस्था थोड़ी अलग हो जाती है। पिवट टेबल विशिष्ट जानकारी बहुत जल्दी प्राप्त करने का एक बेहतरीन तरीका है और आप एक साथ कई तुलनाएं भी कर सकते हैं। इस पिवट टेबल में जोड़ने के लिए मान लीजिए कि अब हम यह गणना करना चाहते हैं कि प्रत्येक विक्रय प्रतिनिधि ने हर महीने कितनी बिक्री की। हम अंतिम मूल्य श्रेणी को मानों में ही रखेंगे और फिर आप विक्रय प्रतिनिधि को उदाहरण के लिए स्तंभों में और फिर मासिक श्रेणी को पंक्तियों में रख सकते हैं। अब देखते हैं कि पिवट टेबल कैसी दिखती है। इसमें अलग अलग सेल्स प्रतिनिधि कॉलम के रूप में हैं और फिर जनवरी से जून तक के अलग अलग महीने रो के रूप में हैं। और यहां हमें हर महीने हर सेल्स प्रतिनिधि की बिक्री से होने वाली कुल आय मिलती है। एक छोटी सी चुनौती के तौर पर पिवट टेबल का इस्तेमाल करके यह पता लगाएं कि हर महीने हर मॉडल की कितनी कुर्सियां बिकी। पिवट टेबल पूरा करने के लिए वीडियो रोकें और पूरा होने पर वापस आएं। बहुत बढ़िया, देखते हैं हम यह कैसे करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही एक पिवट टेबल बनी हुई है और आप उसे नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो आप उन श्रेणियों को अचयनित करके ऐसा कर सकते हैं जिन्हें आपने पहले एक खाली पिवट टेबल से शुरू किया था। तो इस मामले में हम यह विश्लेषण करना चाहते थे कि हर महीने प्रत्येक मॉडल की कितनी कुर्सियां बिकी। तो इस मामले में हम जिन मानों को प्लॉट करना चाहते हैं वे अंतिम कीमत नहीं बल्कि बेची गई कुर्सियों की संख्या है। तो यह मानों में जाएगा। फिर आप मॉडल को कॉलम और महीने को पंक्तियों में जोड़ सकते हैं या आप इन्हें उलट भी सकते हैं और आपको वही जानकारी मिलेगी, बस तालिका थोड़ी अलग दिखेगी। तो अब हमारी पिवट टेबल हर कुर्सी मॉडल के लिए कितनी कुर्सियां बेची गईं यह दिखा रही है। तो अब हम कीमत या आय नहीं बल्कि उस वर्ष के हर महीने में बेची गई कुर्सियों की संख्या देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो पिवट टेबल के साथ और भी संयोजनों को देखने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।